पॉइंट है यहाँ पर, वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, अगर आपसे एग्जामिनेशन में डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो आप क्या लिख के आएंगे, द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ और विद सिल्क, द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड इज अ पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज आपके पास में क्या है, अगर आप एक ग्लास रॉड को किसको, ग्लास रॉड को आप रब करते हो सिल्क के साथ में, तो जो चार्ज एक्वायर करती है ग्लास रॉड वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय द एबोनाइट रॉड, कौन सी रॉड, एबोनाइट रॉड, व्हेन इट इज रब्ड विद वुल इज कॉल्ड एज द नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या है, जब आप एबोनाइट रॉड को रब करोगे वुल के साथ में तो जो चार्ज वो एक्वायर करेगी उसको हमारे पास में क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज। तो एक बार मैं आपके लिए फिर पढ़ देता हूं, द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव चार्ज एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विद wool is called as the negative charge. Is it clear? Now move करते हैं हमारे पास में भाई ये टर्म क्यूलाम क्या है। तो क्यूलाम इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो मैंने आपको बता ही दिया था भाई कि क्यूलाम क्या है, क्यूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज और इसको डिफाइन किया जाता है भाई, 1 क्यूलाम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज which repels an equal and similar charge with a force 9 into 10 raised to the power 9 Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it. Right? ये डेफिनेशन बहुत ही मुश्किल है, 1 कूलम की डेफिनेशन आपकी क्लास 10 पूछी जाए, बट अगर आपको समझना है कि भाई ये डेफिनेशन क्या कह रही है तो मैं आपको फिर भी ये बात समझा देता हूं, बट आप इसको एक बार समझ लीजिए। अगर ये पूछी जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पूछी जाए तो वेल एंड गुड, सॉरी, अगर पूछी जाती है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, जो हमारे पास फोर्स होता है, जो फोर्स है हमारे पास बिटवीन चार्जेस, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तो हमारे पास में इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे Q1 है पहला चार्ज, Q2 है हमारे पास में दूसरा चार्ज, Q1 है पहला चार्ज और Q2 है दूसरा चार्ज, और R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, R इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और हमारे पास में ये जो फोर्स है ये हमारे पास में उन चार्जेस के बीच का क्या है, फोर्स है, राइट। और यहां पे जो कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9। आर यू गेटिंग इट? तो हमारे पास में फोर्स बिटवीन द चार्जेस हो जाता है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स बिटवीन द चार्जेस, जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, वो हो जाता है हमारे पास में K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। इज इट क्लियर? अब सोच के देखिए कि अगर मैं पहले चार्ज को 1 कूलम कर दूं, पहले चार्ज को 1 कूलम कर दूं और दूसरे चार्ज को भी 1 कूलम कर दूं और इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर कर दिया जाए, इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर कर दिया है, तो ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 into 1, this 1 into this 1 will give you 1 and divided by 1 का स्क्वायर that is R स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 मीटर का स्क्वायर कितना होगा 1, तो this into this that is Q1 into Q2, Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में भाई, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास में कितना था, कांस्टेंट का वैल्यू था हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9। तो जब 1 को आप 9 इंटू 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। फोर्स कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। फोर्स कितना हो जाएगा भाई, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा भाई, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन आ जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास में यहां से आपको ये बात समझ आ गई होगी, मतलब कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही थी हमसे, उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। वो ये है कि हमारे पास में अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट, एंड दैट इज K टाइम्स। इज इट क्लियर? अगर आप इसको 1 ले लोगे, इसको आप कितना कर देते हो, 1 कर देते हो, इसको भी आप कितना कर देते हो, 1 कर देते हो, इसको भी आप 1 कर देते हो, तो हमारे पास में ये 1 इंटू K आ जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो 1 कूलम वो चार्ज होता है, 1 कूलम वो चार्ज होता है जो सेम चार्ज के ऊपर, मतलब सेम वैल्यू के चार्ज के ऊपर, 1 कूलम वो चार्ज होता है जो अपने ही बराबर चार्ज के ऊपर अगर 1 मीटर के सेपरेशन पे, अगर 1 मीटर के सेपरेशन पे रख दिया जाए वैक्यूम में, तो वो फोर्स एक्सर्ट कितना करेगा, अपने ही चार्ज, मतलब अपने ही बराबर वैल्यू के चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो
वो अपने ही वैल्यू बराबर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो आप इस डेफिनेशन को यहीं से समझ सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए एक बार हम लोग इसको डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास में इट इज 1 coulomb is defined as the amount of charge which repels an equal similar charge with a force 9 into 10 raised to the power 9 into 10 raised to the power 9 Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it, right? और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, ये भी मैं आपको बता चुका था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखने वाले हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन हो गया हमारे पास में। अब बात करते हैं, हमारे पास में दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटीज मैंने आपको पढ़ा दी थी, मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुका हूं। कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटीज मैंने आपको बताए थे, एक था स्टैटिक और दूसरा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कैसा होगा, रुका हुआ होगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट while the current electricity deals with the electric charges in motion. This is the quick revision. तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्योंकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। Now let's come on to the conductors. Conductors क्या होते हैं? A substance which allows the passage of electric charges through इट इजिली इज कॉल्ड एज अ कंडक्टर। और कंडक्टर कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट कर पाता है। और इंसुलेटर्स में क्या नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से वो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पाते। और ये चीज मैं आपको वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, बट इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन, राइट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नाउ A conductor offers very low resistance to the flow of current. Obviously भाई इसकी रेजिस्टेंस कम है, ये ऑब्स्ट्रक्शन कम ऑफर कर रहा है, इसीलिए तो इसको क्या कहा जा रहा है, कंडक्टर। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अगर मेटल्स में बात करें तो भाई सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इज इट क्लियर। उसके बाद में हमारे पास कहीं पे कॉपर आता है और एल्यूमिनियम उसके बाद आता है कंडक्टिविटी में, राइट। तो हमारे पास में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जल्दी से आप इसको देखते रहिए, राइट। तो इंसुलेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो इंसुलेटर क्या है भाई, इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट प्रॉपर्ली नहीं करा पाते। तो इंसुलेटर अ सब्सटेंस दैट हैज इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। ऑब्वियसली इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगी, इस वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करा पाएगा, ये चार्जेस को अपने अंदर से कंडक्ट नहीं करा पाएगा। इट इज कॉल्ड एन इंसुलेटर, देन इट इज कॉल्ड एन इंसुलेशन। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। देखिए एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं कि जो ये इंसुलेटर जो टर्म है, जो इंसुलेटर्स है, अगर आप बात करोगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको इंसुलेटर्स के ऊपर देखने को मिलेगी। और अगर आप बोलोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस की इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपको कंडक्टर्स में देखने को मिलेगी। क्योंकि जो इंसुलेटर्स होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, वो कंडक्ट नहीं कराते अपने ऊपर से, अपने अंदर से चार्ज को क्या नहीं कराते, कंडक्ट नहीं कराते। वो क्या नहीं कराते, वो कंडक्ट नहीं कराते हैं, चार्ज को क्या नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से वो चार्ज को क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर होल्ड कर लेते हैं। होल्ड कर लेते हैं मतलब अपने ऊपर चार्ज को स्टोर कर लेते हैं, या आप कह सकते हो स्टोर कर लेते हैं। इसीलिए उनके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है और चार्ज रुक जाता है। चार्ज कैसा आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। चार्ज कैसा हो जाता है, रेस्ट में हो जाता है। इस वजह से उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। और इंसुलेटर में हमारे पास में क्या होगा, इंसुलेटर पे आपको क्या देखने को मिलेगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको कहां देखने को मिलेगी, इंसुलेटर्स के ऊपर। और कंडक्टर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी भाई, कंडक्टर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो चार्जेस को क्या कराएंगे, अपने थ्रू कंडक्ट करा देंगे। चार्जेस को क्या करा देंगे, कंडक्ट करा देंगे। और ये जो इंसुलेटर्स है वो चार्जेस को कंडक्ट नहीं करा पाएंगे और कंडक्टर्स चार्जेस कंडक्ट कराएंगे, इसलिए यहां पे होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर। ये बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के बिहाफ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो भाई इलेक्ट्रिक करंट तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई करंट क्या होता है। करंट होता है जब चार्ज फ्लो करता है, तो किस रेट से वो चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं फिर से। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिफाइंड, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन को, जैसे सपोज करिए ये कंडक्टर है हमारे पास, ये कंडक्टर ले लिया हम लोगों ने, और इस कंडक्टर में इस क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में, इस क्रॉस सेक्शन से हमारे पास एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है, या
यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है भाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसकी जो यूनिट इसका जो फॉर्मूला हो जाता है आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, जहां पे हमारे पास में आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, चार्ज के लिए जो सिंबल यूज किया है वो हमारे पास में क्यू, टाइम टी रिप्रेजेंट्स टाइम दैट इज टेकन इन सेकेंड्स, एंड देन आई इज रिप्रेजेंटिंग करंट। व्हाट आई इज रिप्रेजेंटिंग, आई इज रिप्रेजेंटिंग करंट। इज इट क्लियर? तो ये आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर से एक बार हम लोग इसको रीड कर लेते हैं जल्दी से। तो इसको रीड कर लेते हैं। तो हमारे पास में ये है the flow of electric charges across a cross section of a conductor constitutes an electric current is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor. I is equal to Q by T. इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको बता चुका हूं, किसी किताबों में लिखा होगा ना तो ये स्केलर होता है, ना ये स्केलर होता है, ना ये वेक्टर होता है, बट हम लोग फिर भी इसको स्केलर मान लेंगे क्लास 10th में। आपको ये बात समझ आ रही है, और ये बात मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूं पहले वीडियोस में कि भाई इसमें डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी ये स्केलर क्यों है, बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन। ये कौन से लॉ को फॉलो करता है भाई, करंट कौन से लॉ को फॉलो करता है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन। ये स्केलर एडिशन के लॉ को फॉलो करता है भाई, स्केलर एडिशन के लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोल देते हैं भाई, इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, राइट। लेट्स मूव ऑन टू the unit of current is ampere. The SI unit of current is ampere. Ampere क्या है भाई, the SI unit of current is ampere. If 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then the current through it is said to be as 1 ampere. 1 ampere is 1 coulomb per second. 1 milliampere is 10 raised to the power minus 3 amperes, राइट। और उसके बाद में हमारे पास में 1 माइक्रो एम्पियर इज 10 रेज टू द पावर माइनस 6 एम्पियर्स, राइट। तो ये बात तो मैं आपको बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में, और जिन बच्चों ने ये वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज भाई देख लो। कब देखोगे यार, आपका 10th आने वाला है बहुत ही जल्दी, लॉकडाउन खत्म होगा, स्कूल्स खुल जाएंगे, तो प्लीज जल्दी देखो इन वीडियोस को। कब देखेंगे पता नहीं, समझ नहीं आता बच्चों का, राइट। तो अब इसके बाद में हमारे पास, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, क्यू इज गलती से लिख गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो मैंने आपको बताया था भाई, अगर किसी भी यूनिट को डिफाइन करना हो तो हमारे को क्या करना है, अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर का की यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है, इसको डिफाइन करना है हमें। तो हमारे पास में हमें चार्ज को क्या लेना पड़ेगा, 1 कूलम्ब चार्ज ले लो और टाइम ले लो 1 सेकंड। क्या ले लो, टाइम 1 सेकंड का टाइम ले लो। तो 1 कूलम्ब का चार्ज अगर किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू 1 सेकंड में अगर फ्लो करता है तो करंट फ्लो कितना करेगा, उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। आपको ये बात समझ आ रही होगी। इसी को यहाँ पे डेफिनेशन को एक बार प्रॉपर्ली आप रीड कर लेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। आप इसको रीड कर सकते हैं, if 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then the current through it is said to be 1 एम्पियर, राइट। और जिन बच्चों को ये बात बहुत ही डिटेल में समझना है तो प्लीज मेरे पहले की वीडियोस को रेफर करें और आप ऑब्वियसली उनको देख के समझ पाएंगे। चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी थोड़ा सा फॉर द टाइम बिंग हम छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि इस टॉपिक पे, इस इलेक्ट्रिक सर्किट पे मैं बहुत सारे डिस्कशन करने वाला हूं, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं भाई। अब आ जाते हैं सीधे कन्वेंशनल करंट की तरफ। इसके बाद हम लोग किस पे आ जाते हैं भाई, इसके बाद आ जाते हैं कन्वेंशनल करंट की तरफ। तो कन्वेंशनल करंट की तरफ अगर हम आ जाते हैं, चलिए इसको छोड़ ही देते हैं अभी, है ना, फॉर द टाइमिंग हम इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं तो आपका ध्यान बार बार इसकी तरफ जाएगा। तो अब मैं इसको रबी कर देता हूं, राइट। तो अब मूव करते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट की तरफ। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है भाई, कन्वेंशनली करंट इज, ये मैं आपको बहुत से समझा चुका हूं वीडियो में, फिर भी आपको बताया था, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज
ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट को माना जाता है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या माना जाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और ये बात मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छे से कि भाई पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, फ्लो इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। बस ऐसा अपीयर होता है एज इफ द पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या ले लेते हैं? करंट का डायरेक्शन। और ये जो करंट का डायरेक्शन है ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है। ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है। तो देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए एक बॉडी है यहां पे जिस पे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो ये होगा हायर पोटेंशियल। और यहाँ पे हमने एक बॉडी ले ली जहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज ज़्यादा ले लिया, और इन दोनों बॉडीज़ को हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। इन दोनों बॉडीज़ को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन यानी जो चार्ज होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल। ये लोअर पोटेंशियल है भाई, और ये है हायर पोटेंशियल। ये क्या है? हायर पोटेंशियल। और ये वाला क्या है? लोअर पोटेंशियल। यहाँ मैंने एल दिया, वो हमारे पास में क्या है? वो लोअर पोटेंशियल है। तो जो चार्ज का डायरेक्शन होगा वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा, और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा, जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। हायर पोटेंशियल से क्या हो जाएगा भाई? लोअर पोटेंशियल की तरफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर? चलिए इसको रब कर देते हैं जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। भाई जैसे मान लीजिए आपने एक चार्ज ले लिया, यहाँ पे आपने क्या ले लिया? चार्ज ले लिया, और इसकी विसिनिटी में अगर आप एक छोटा सा चार्ज लेके आओगे, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट का चार्ज, आपने निग्लिजिबल अमाउंट का चार्ज मतलब लगभग 0 क्यूलाम का चार्ज है, लगभग 0, मैंने 0 कहा, इट्स ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, बट ये बहुत छोटी सी वैल्यू होगी जो 0 के आसपास होगी। बहुत छोटा सा चार्ज आप अगर इसके पास में लेके आते हैं, बहुत ही छोटा सा चार्ज, तो आप इसके पास में बहुत ही छोटा सा चार्ज लेकर आते हैं, राइट। और इस चार्ज को आप इसके पास में लेकर आते हैं, तो ये इसकी विसिनिटी में यानी इसकी प्रेजेंस में क्या फील करेगा? एक फोर्स फील करेगा, जो कि इसको क्या करेगा? रिपेल करने की कोशिश कर रहा होगा। इस फोर्स को क्या कर रहा होगा? फोर्स इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसकी विसिनिटी में जहां तक इस छोटे से चार्ज के ऊपर हम वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो फील हो रहा है, उस पूरी विसिनिटी को, मतलब उस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज है इन्फिनिटी तक जाती है भाई। ये कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। कहां तक जाती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इन्फिनिटी तक जाती है, राइट। और ये जो छोटा सा चार्ज होता है जिसकी वैल्यू निग्लिजिबल होती है, ये जो छोटा सा चार्ज है जिसकी वैल्यू निग्लिजिबल है, बट ये फोर्स जरूर एक्सपीरियंस करेगा अगर इसको किसी और चार्ज की विसिनिटी में ले आए। मान लीजिए एक हमारे पास में एक चार्ज है, छोटा सा चार्ज जिसकी वैल्यू बहुत कम है, और वो दूसरे चार्ज की विसिनिटी में बस क्या कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और फोर्स तो एक्सपीरियंस कर रहा है, बट वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरफियर नहीं कर रहा। मतलब क्या हो रहा? उसकी वजह से उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। बात समझ में? क्योंकि उसकी वैल्यू कैसी है? बहुत कम। ऐसे टाइप के चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। समझ आ रहा है बात? तो इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। बात समझ में आया? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की क्या चीज है? वो रीजन हमारे पास में जिस रीजन में दूसरा चार्ज अपने ऊपर क्या फील करे? फोर्स फील करे। मतलब अगर दूसरा चार्ज उस रीजन में लेके आया जाए तो उस चार्ज के ऊपर क्या फील हो? फोर्स फील हो। तो हमारे पास में उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखेंगे आप कहां तक जाएगी भाई? इन्फिनिटी तक जाएगी। किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। तो अब हालांकि वो कम होती जाएगी अब, क्योंकि कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इट्स यूनिट इज वोल्ट। पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर
lower potential region, electrons being negatively charged move from lower to higher potential region। ये बात मैं आपको समझा ही चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि भाई जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास में कहाँ से, वो हायर पोटेंशियल के रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ मूव करेंगे, और जो हमारे पास में नेगेटिव चार्जेस हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल रीजन की तरफ मूव करेंगे। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज भाई मूव नहीं करता, किस में, सॉलिड्स में। अगर सॉलिड में या मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में हमारे पास, सॉलिड मेटल्स में हमारे पास कौन नहीं मूव करता, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। कौन मूव करता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की या लिक्विड फॉर्म की या मोल्टन सब्सटेंसेस की, तो वहां पे हमारे पास आयंस फॉर्म करते हैं, आयंस मूव करते हैं। और आयंस के केस में पॉजिटिव आयंस जो कि हमारे पास कैटायंस होते हैं और नेगेटिव आयंस या कि एनायंस होते हैं, दोनों ही मूव करते हैं। बट दैट इज इन द केस ऑफ लिक्विड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड हमारे पास में जो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में होते हैं आयंस मूव, और सॉलिड्स के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। दैट इज मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज जाएगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point, and SI unit is volt। इसको हम लोग वोल्ट को जूल पर क्यूलाम भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास में V इज इक्वल टू क्या आता है भाई, चार्ज, सॉरी वर्क अपॉन चार्ज आता है, वर्क अपॉन चार्ज आता है ना, W/Q। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। राइट, चलिए मूव करते हैं हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए। तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला आपको, जल्दी से इसको देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। द पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज V इज इक्वल टू W/Q। यहीं से इसकी यूनिट क्या आ जाती है, जूल पर क्यूलाम, क्योंकि W की यूनिट यानी वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है क्यूलाम। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। समझ आ रहा है? आई होप सबको समझ आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। चलिए अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 point in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing a unit positive charge of 1 unit positive हाँ, कहाँ गया भाई, 1 volt of potential difference, the potential difference between 2 point in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing a positive charge of 1 coulomb from one point to another। ये बात कैसे समझा देते हैं हम आपको। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि भाई हमारे पास में जो वर्क डन होता है, जो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, W/Q। अगर आप इसके बेसिक फॉर्मूले पे चले जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के, तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू W/Q। क्या हो जाएगा भाई, V इज इक्वल टू W/Q हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W/Q। अब अगर आप अगर आप वर्क डन को 1 जूल कर दो और हमारे पास में चार्ज को 1 क्यूलाम कर दो, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो आप कह सकते हैं इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज 1 जूल। हमारे पास में क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 coulomb of charge। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 coulomb of charge। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 coulomb of charge और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू 1 जूल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट, दैट इज 1 जूल पर क्यूलाम, 1 जूल पर क्यूलाम। इज इट क्लियर? तो हमारे पास अगर हमारे पास में 1 क्यूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग और कैरिंग 1 क्यूलाम ऑफ चार्ज इज 1 जूल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर,
then the potential difference between those points is said to be as how much, that is 1 volt, that is 1 volt. इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि क्या है हमारे पास में गैल्वेनोमीटर. देखिए गैल्वेनोमीटर और ये जो एमीटर्स हैं, वोल्ट मीटर्स हैं, ये मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी अपन सिर्फ इन डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है बेसिकली हमारे पास में, अभी आपको बता नहीं पाऊंगा कि भाई इसको लगाते कैसे हैं और इसका बेसिक बहुत ज़्यादा यूज़, क्योंकि अभी मैं आपको आगे के जो लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, जो आप मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो जो भी बच्चे मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे और जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए. तो उनमें मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है. और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये भी मैं आपको, जब मैं आपको सर्किट्स पढ़ा दूंगा तो उसके बाद में आपको इन सारी चीज़ों पे मैं और लंबा डिस्कशन करूंगा. तो देखिए गैल्वेनोमीटर बेसिकली अभी आपको सिर्फ इतना समझ लेना कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, जो प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू द डायरेक्शन. ये आपको डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता देगा. ये आपको डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता देगा. ये आपको क्या बता देगा? डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताएगा. तो इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इट इज used to detect the presence of current as well as to detect the direction of current. डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताया था, बट ये बेसिकली करंट का अमाउंट मेजर नहीं करता है. ये जो गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है ये अमाउंट ऑफ करंट मेजर नहीं करता है, ठीक है. उसके लिए एक सेपरेट डिवाइस होता है जो हमारे पास में वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एमीटर. एमीटर बेसिकली क्या है? ये हमारे पास में ये क्या करेगा? ये हमारे पास में उसको क्या, जो करंट का अमाउंट है उसको ये क्या करेगा? उसको ये मेजर करेगा. इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. अब ये सीरीज और पैरेलल क्या है भाई, ये आपको मैं बाद में पढ़ा दूंगा. अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एमीटर होता है वो हमारे पास में क्या है? जो हमारे पास में जो एमीटर होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या करता है? जो एमीटर है आपके पास में वो क्या करता है? वो आपके पास मेजर करता है अमाउंट ऑफ करंट को. इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं वोल्ट मीटर की तरफ. तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर हमारे पास में इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. और ये हमारे पास में मेजर करने के लिए काम आता है किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को. और ये पैरेलल में लगाया जाता है, बट क्योंकि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन अभी आपने नहीं पढ़े हैं तो वो मैं आपको थोड़े दिन में, मतलब अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा. तो प्लीज आपको इसके लिए परेशान नहीं होना. वोल्ट मीटर आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, एमीटर अमाउंट ऑफ करंट मेजर करेगा, और जो गैल्वेनोमीटर है वो डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ करंट को. वो किसको डिटेक्ट करेगा भाई? प्रेजेंस ऑफ करंट को, और डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा. राइट. अब बात करते हैं ओम्स लॉ की तरफ हम लोग आते हैं. देखते हैं ओम्स लॉ हमारे को क्या बताना चाह रहा है. तो ओम्स लॉ देखते हैं. ओम्स लॉ क्या है भाई? ओम्स लॉ में आपको भी आज कल ही जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको ओम्स लॉ पढ़ा दिया था. फिर भी आप इसको, अगर आपको ओम्स लॉ नहीं पता है भाई तो आप उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. चलिए फिर भी हम लोग यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं उसकी, जो आपको एग्जाम्स में लिखने आ रही है. ये जो वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट. तो ओम्स लॉ हमारे पास में, दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज. तो V is proportional to I, और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा? R होगा. तो V is equal to IR हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? V is equal to IR हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी. तो एक बार फिर से ओम्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर डेंसिटी एक्सेट्रा remains unchanged or the same. The proportionality constant R is called as the resistance of the conductor. और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई यहाँ पे जो proportionality constant आता है वो क्या आता है? रेजिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए. इज इट क्लियर? आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी. चलिए इसके आगे मूव करते हैं रेजिस्टेंस की तरफ. तो रेजिस्टेंस भाई क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. It is the property of conductor by virtue of which it opposes the flow of current through it. It is equal to the ratio of potential difference applied across its end and the current flowing through it. यहाँ से इसकी ये जो लाइन लिखी हुई है, it is equal to the ratio of the potential difference applied across the ends of the end and the करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो हमारे पास में V इज इक्वल टू क्या आया था भाई? I इंटू R आया था. तो हमारे पास R की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन I
हो जाएगी, मेकिंग आर एज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अगर आप आर को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दोगे तो हमारे पास में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन आई हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ये कहाँ से आया भाई, ये ओम्स लॉ से आया। आर इज इक्वल टू ये जो चीज़ लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू ये आर इज इक्वल टू हमारे पास में वी अपॉन आई लिखा हुआ है, ये हमारे पास कहाँ से आया, ये ओम्स लॉ से आया। इज इट क्लियर? तो भाई ओके राइट, तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ओम। नाउ ओम क्या है, व्हाट इज ओम? भाई ओम हमारे पास में यूनिट होती है, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अ कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इफ द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स। तो मैं आपको फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ भाई, फिर से अब आपको यूनिट डिफाइन करनी है। किसकी यूनिट डिफाइन करनी है, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की आपको अब यूनिट डिफाइन करनी है। तो जब रेजिस्टेंस की आप यूनिट डिफाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे जाएंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन आई। कहाँ से आया भाई, ओम्स लॉ से आया। ये कहाँ से आया है, ओम्स लॉ से आया है। ये कहाँ से आया, ओम्स लॉ से आया, राइट। तो हमारे पास में ये जो आया है, हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो आया है V अपॉन आई। भाई अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कर दो और करंट को आप 1 कूलम कर दो तो आपके पास में ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। बात समझ में आया? तो अगर एक कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर के अक्रॉस अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके अंदर से करंट अगर 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, इफ अ कंडक्टर इज हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। इसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, ओम को रिप्रेजेंट किया जाता है। इज इट क्लियर? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर? तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। तो यहाँ से एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि 1 ओम इट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अ कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स, राइट। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर और 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। इज इट क्लियर? आपको आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। तो फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, भाई ये फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है पहला डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ। तो हमारे पास में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इज इट क्लियर? और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काय के, टेम्परेचर के। रेजिस्टेंस एक चीज और पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर यहाँ पे दिखा नहीं हुआ है, इन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग टाइप्स के कंडक्टर्स होंगे तो अलग अलग उनकी रेजिस्टेंस होगी। जैसे सिल्वर की रेजिस्टेंस अलग होगी, हमारे पास कॉपर की रेजिस्टेंस अलग होगी, हमारे पास बाकी जो और भी सब्सटेंसेस लाइक सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स छोड़ देते हैं, मेटल्स को ही ले लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, तो उसकी रेजिस्टेंस अलग होगी। तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, अलग। ऑन कंबाइनिंग, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को भैया कंबाइन कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ टाइम भाई, कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, जस्ट गिव मी अ टाइम। ओके नाउ फाइन। हाँ, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा अगर हमारे पास में ये दोनों को कंबाइन कर दें। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल आता है विद अ कांस्टेंट रो एल अपॉन ए। तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाता है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, रो एल अपॉन ए हो जाता है। इज इट क्लियर? तो आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है रो एल अपॉन
ए। और इस पे बेस्ड मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी बच्चों को बताए हुए हैं, तो मेरे पुराने वीडियोस में जो बच्चों ने मेरे वीडियोस देख रखे हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि हाँ सर इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, इस पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। और जिन बच्चों ने प्लीज़ वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो यार, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो ना उसको जाके, क्यों वेट कर रहे हो, राइट। तो हमारे पास में ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए। ये जो एस्ट्रिक बना हुआ है यहाँ पे, ये जो एस्ट्रिक बना हुआ है इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, राइट। तो आई होप सबको ये दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो अब ये आपको बात समझ में आ गया होगा। और रेजिस्टिव, अब ये जो हमारे पास में रो है बेसिकली यहाँ पे आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए में जो ये रो है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था इन दोनों को कंबाइन करने से इक्वेशंस को, तो हमारे पास में ये होता है रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई? ये जो रो है ये क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी कहलाता है। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? हाउ विल यू डिफाइन इट इन द एग्जामिनेशन? तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी भाई? तो हमारे पास में रेजिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ वन साइड 1 मीटर when current flows perpendicular to its opposite faces. Its SI unit is ohm meter and resistivity is equal to resistivity is equal to R A upon L. resistivity को subject of the formula बना दोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा R A upon L आ जाएगा, राइट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? ठीक है। अब जो अपन ने लिखा था ना अभी, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसमें आपने क्या किया, इसमें सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला को रो बना दोगे तो ए ऊपर चला जाएगा। देखिए ए ऊपर चला गया और एल नीचे आ जाएगा, तो एल यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आ गया, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब मैंने आपको जो डेफिनेशन जब आपके वीडियो लेक्चर में बताई थी तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो भाई अगर आप यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दोगे, अगर आप यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर, ये हो जाएगा 1 मीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो पीस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो वही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, और जो मैंने डेफिनेशन आपको वीडियो लेक्चर में बताई थी वो भी सही है अगर आप वैसे लिखना चाहो, और अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ये भी सही है। मैं आपको दोनों एक बार रिपीट कर देता हूं। ये लिखा है यहां पर कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटीरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज perpendicular to its faces। और मैंने आपको बताया था resistivity is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section, राइट। तो हमारे पास में ऐसे मटेरियल की रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट लेंथ है एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस को भी हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टिविटी। क्योंकि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस चीज का होगा दैट इज 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर, वो हमारे पास में क्यूब ही होगा 1 मीटर साइड का, राइट। एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या है भाई? ओम मीटर है। इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर क्यों है वो हम आपको बता देते हैं अभी, हाली जल्दी से देख लेते हैं इसको एक बार रिवाइज करके कि एसआई यूनिट भाई इसकी ओम मीटर क्यों है। क्योंकि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था वो आया था रो एल अपॉन ए, और यहाँ से जब हमने रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाया तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है आर इंटू ए अपॉन एल आ जाता है। अगर हम यहाँ पे सबकी एसआई यूनिट्स रख दें तो हमारे पास में जो आर है इसकी यूनिट हो जाएगी ओम, और मीटर स्क्वायर हो जाएगी एरिया की यूनिट, और लेंथ की यूनिट हो जाएगी मीटर। मीटर से स्क्वायर हट जाएगा तो इसकी यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। आई सपोज ये बातें आपको सारी की सारे पॉइंट्स मेरे यहाँ पे क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे, समझ में आया? तो आपको ये सारे पॉइंट्स